नहीं ना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो I7 लेकिन आप क्वेश्चन पेपर में 16 से 20 नंबर मतलब हमें मिल जाते हैं इस टॉपिक में से, ज़रूर मिल जाएंगे, सवाल ज़रूर आएगा इसके ऊपर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जहाँ तक जनाब इसका हम चूँकि रिवाइज कर रहे हैं तो आई विल स्टार्ट विद डायरेक्टली टू द मेन पॉइंट। एजेंडा जो है वो ये है कि जनाब इनडायरेक्ट मेथड तो आता है सर हमें, डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो जो है वो नहीं हो पा रही। तो अगर भाई यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से ही कैश फ्लो को यहाँ पे हम बात करें, डिस्कशन करें, तो हमने कहा जनाब अगर बल्कि दोनों तरीक़ों से कर लें अगर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो शुरू कहाँ से होगी? हमेशा सबसे पहली हेडिंग क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बड़ा सादा सा है, हम लोग मिस जो कर जाते हैं वो सिंपली ये है कि हम शायद याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा सादा सा तरीका है। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेथड, और अगर मैं कैश फ्लोस कैलकुलेट कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड से, देखें अब ये दोनों मेथड जो हम उठाते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस है और एसओएफपी है वहाँ से इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमें पता है जनाब के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये है जनाब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंसेस, ठीक, सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, अदर इनकम्स ऐड कर दें, और ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है हमारे पास एंड इट्स द गिवन। फिर जनाब एसओएफपी है हमारे पास और उसमें एसेट्स है, और आपने देखा होगा जब क्वेश्चन आता है भाई नॉन करंट एसेट्स तो 2 सालों की एसओएफपी गिवन होती है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 एंड 2020 2 सालों की एसओएफपी गिवन होगी, दोनों सालों की वैल्यूज होगी, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, इक्विटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी। तो नॉर्मली डाटा इस तरह से गिवन होगा। समटाइम्स क्या होगा, ये शायद ये मिसिंग हो, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़े, तो वो हम कहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं? रिटेन अर्निंग्स, ठीक। अब आप इन दोनों मेथड्स को थोड़ा सा जरा कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको बड़ी बात क्लियर हो जाएगी कि हो क्या रहा है। जब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो हमारा कैश फ्लो का सवाल यहाँ से शुरू होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होता है। हम ये फिगर उठाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से और यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारा ये मेथड इस असम्पशन पे बेस करता है, बल्कि इस चीज़ पे बिलीव करता है, असम्पशन तो नहीं कहना चाहिए, इस चीज़ पे, इस फैक्ट पे बिलीव करता है कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये फिगर कैसे आई है? ये फिगर आई है जनाब जो हमने इस साल सेल्स की, ठीक, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल हमने माइनस किया, और ये सारा का सारा स्टेटमेंट जो है ये मैचिंग और अक्रूवल के गिर्द घूमता, ऐसे ही मैचिंग एंड अक्रूवल, प्रूडेंस, मैचिंग, अक्रूवल, उसके गिर्द घूमता है। ये जो सेल की फिगर है इसमें जब हम सेल देखते हैं फॉर द ईयर तो अब देखते हैं इसमें वो फिगर भी शामिल है रिसीवेबल्स की जिनसे हमें पैसे नहीं मिले, ऐसे ही है ना। जब हम सेल्स फॉर द ईयर निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हम कहते हैं जनाब दिस इज बेसिकली द फिगर कि जनाब जितने कस्टमर से कैश आया प्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल। यही नहीं कर रहे होते हो? अगर आप रिसीवेबल का अकाउंट बनाएं तो हम कहते हैं जनाब सादा सी अगर हम अकाउंट बनाएं रिसीवेबल का, बाकी फिगर्स को छोड़ दें, तो हम कहते हैं ये है जी ओपनिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे है जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर।
प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये फिगर नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये वाली फिगर लिखते, दिस वन, सेल्स। ऐसे ही है। अब ये इसका मतलब है कि इस फिगर के अंदर नॉन कैश इफेक्ट है ड्यू टू द एक्रूवल कॉन्सेप्ट, कि हमने सेल्स रिकग्नाइज कर ली हुई है, जैसे ही हमने अर्न कर लिया, जैसे ही हमने गुड्स डिलीवर कर दी है, सर्विसेज डिलीवर कर दी हुई हैं, तो हमने सेल यहाँ पे लिख लिया, मैचिंग है, एक्रूवल है। तो प्रॉफिट एंड जब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो हम इस फिगर से शुरू करें। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट की फिगर है, इस पर इन तमाम चीज़ों का जो सेल का नॉन कैश इफेक्ट है वो भी इस पर है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल को अगर आप ओपन करें तो यहाँ पर परचेज है और इन्वेंट्री है, ठीक। और अब इधर से नॉन कैश इफेक्ट क्या आता है, वो जो परचेज के अगेंस्ट सप्लायर को पेमेंट किए हैं वो और है, और परचेज फॉर द ईयर डिफरेंट है, उसका भी नॉन कैश इफेक्ट यहाँ पे। इसी तरह एक्सपेंसेस की प्री पेमेंट्स और अक्रूड एक्सपेंसेस, उसका इफेक्ट भी इस फिगर के ऊपर। ऐसे ही तो हम इस फिगर को पकड़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, और हम कहते हैं ये फिगर जो है ये भी ऑलमोस्ट ऑपरेशनल फिगर है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, लेकिन ये फिगर एग्जैक्टली कैश नहीं, इसको नॉन कैश एक्सपेंसेस के लिए और नॉन कैश इनकम्स के लिए एडजस्ट कर लें तो ये फिगर क्या बन जाएगी, कैश फिगर बन जाएगी। अब स्टार्टिंग पॉइंट इनडायरेक्ट मेथड में ये। अब जब हम डायरेक्ट मेथड में आते हैं तो हम क्या करते हैं जनाब, हमारा डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या करता है, वो कहता है जी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके पैरेलल सोच रहे हैं कि ये तो सेल्स एक्रूवल बेसिस पे है, हम इसकी जगह लें कैश फ्लो रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। हम यहाँ से शुरू करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अगर हम दोबारा रिसीवेबल अकाउंट पे जाएं तो हमने ये फिगर नहीं ली अब कैश फ्लो करने के लिए, क्योंकि हम तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में थे। इसका मतलब हम जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ही नहीं ले रहे, हम डायरेक्टली किस फिगर को टारगेट कर रहे हैं कि कस्टमर से कैश कितना है। हम ले ही कैश फिगर रहे हैं कि पूरे साल में कस्टमर से कैश कितना है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ये इनफ्लो आ गया। अब ये कैसे निकला होगा, इसी अकाउंट से आपने रिसीवेबल को ओपनिंग बैलेंस लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल गिवन है वो ली, इसमें दोनों को ऐड किया, क्लोजिंग बैलेंस माइनस किया, क्या फिगर आ जाएगी हमारे पास, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। डायरेक्ट हमने स्टार्ट ही कहां से किया है कि हम चूंकि इस फिगर पे नहीं जा रहे, हम स्टार्ट में ले रहे हैं कि यहां पर बिजनेस के ऑपरेशन में सबसे पहला कैश फ्लो क्या है, कस्टमर से इनफ्लो आया होगा। तो किधर से आया इनफ्लो, सेल्स के अगेंस्ट ही आया होगा। अब हम ये वाली जो P&L में फिगर है ये नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं इसमें नॉन कैश इफेक्ट भी। हम इसकी जगह क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वो फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कस्टमर से कैश आया कितना, हाउ मच कैश इज बीइंग रिसीव्ड। ठीक हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी, कैश फ्लो फ्रॉम कस्टमर्स। ये सबसे पहला फर्क आपने याद रखा। फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल में आ गए। अब कॉस्ट ऑफ सेल में दो चीजें, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रेडिटर्स अकाउंट के सप्लायर्स को पेमेंट कितनी की। और जो हम सप्लायर्स को पेमेंट के लिए जाते हैं तो हमें पता है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आना और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हाउ मच हैज बीन पेड, व्हाट वी नीड इज द परचेज। ऐसे ही हमें परचेज चाहिए। अब परचेज कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं जी परचेज कैसे कैलकुलेट होगी, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल में चले जाते हैं जी। कॉस्ट ऑफ सेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है जी कॉस्ट ऑफ सेल जो है उसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, हमारे पास क्या है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक हो गया जनाब, प्लस हम इसमें करते हैं परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हम कहते हैं जनाब हमें यहाँ पर फिगर प्लग इन करनी है परचेज की, वो हमें गिवन नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर यही होगा, आपको परचेज गिवन नहीं होगी, ठीक। अब आप कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आपको गिवन होगी, ठीक, ये फिगर गिवन होगी। अब इसमें से चूंकि ये माइनस हुआ है, इसमें से आप माइनस करेंगे, वापस जब जाएंगे तो आप इसको ऐड कर देंगे, आपके पास ये फिगर आ जाएगी, गुड्स अवेलेबल फॉर, ठीक। और ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें से माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी परचेज, ये परचेज फॉर द ईयर, हमेशा ऐसे ही होगा। और इस परचेज फॉर द ईयर की फिगर को आप यहां से उठाएंगे और यहां प्लग इन कर देंगे। जब आप इसको यहां पे प्लग इन करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी, दैट हाउ मच कैश हैज बीन पेड टू द क्रेडिटर्स, गॉट इट। और आप यहां से माइनस कर देंगे कैश पेड टू सप्लायर्स,
मेन दो फिगर्स यही होंगी हमेशा, गोइंग टू बी द टू मेन फिगर्स। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम कहते हैं इसमें कई एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरीज हैं वो हमने पेमेंट की हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं जनाब कैश पेड टू एम्प्लॉइज। अब हम यहाँ पे आते हैं जनाब, कैश पेड टू एम्प्लॉइज सैलरीज की मद में। अब यहाँ पे हम देखते हैं सैलरीज की फिगर क्या है इसके अंदर, पी एंड एल के अंदर। सैलरीज की फिगर यहाँ पे जो भी फिगर होगी, मैं ये देखता हूँ कि इस फिगर के अगेंस्ट बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में या करंट एसेट्स में कोई अक्रूड सैलरीज या प्रीपेड सैलरीज तो नहीं है। तो ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर तो जो फिगर है पी एंड एल के अंदर वो तो अक्रूवल बेसिस पे, मुझे तो पेड फिगर चाहिए। हाँ तो फिर वही बात कर रहे हैं, कुछ चपेड़ मारूंगा एक आगे। ये कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ, इसका मतलब कैश, कितना कैश इन हुआ कितना कैश आउट हुआ, ये निकालना है ना। अब यहां पर जो तूने एक्सपेंस लिखे हैं क्या वो कैश बेसिस पे है, प्रॉफिट एंड लॉस में है, कैश बेसिस पे है, तो तेन पेमेंट अमाउंट कटनी पड़ेगी ना। हाउ यू विल कैलकुलेट द पेड अमाउंट। अब हम कहेंगे जनाब कोई भी गिवन एक्सपेंस ले लें, एनी एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है, ठीक, डेप्रिसिएशन के अलावा जिसके अगेंस्ट पेमेंट भी होती है, क्या होगा उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये होगी कि बैलेंस शीट में एक्सपेंस साल के शुरू में प्रीपेड होगा, साल के एंड पे प्रीपेड होगा, ऐसे ही होगा ना। तो बैलेंस शीट में एसेट्स भी आ रहे होंगे, तो अगर साल के शुरू में प्री पेमेंट है तो इधर आ रहा होगा, साल के एंड पे प्री पेमेंट है तो इधर आ रहा होगा। यहां पे आप अपनी वर्किंग में लिख लेंगे, सही हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिगर आ रही होगी वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पेड और नॉट है, याद है ना आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट। पी एंड एल में जो आप एक्सपेंस फॉर द ईयर लिखते हैं वो किस बेसिस पे लिखते हैं कि जनाब चाहे एक्सपेंस पे हुआ है चाहे नहीं हुआ, चाहे एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई हो, हमने सिर्फ पी एंड एल में वो एक्सपेंस लिखना है जो इस साल से रिलेट करता है। याद है कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है यहां पर जो फिगर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की, ये फिगर है, ये पी एंड एल में गिवन। अब हम इसको डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो में से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक मिक्सअप है, कैश और नॉन कैश इफेक्ट दोनों है इसके अंदर, समझ आ रही ना बात। अब हम क्या कहते हैं भाई हमारे पास हमें क्या फिगर चाहिए, जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे ये माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, वी नीड दिस फिगर, हमें ये फिगर चाहिए कैश फ्लो की। तो ये फिगर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। या एक्सपेंस क्या होंगे, साल के शुरू में पेबल्स होंगे, पेबल्स साल के एंड पे भी पेबल होंगे, ये आ गया। आपको फिर यही फिगर निकालना, ये अकाउंट याद रखें आप एक्सपेंस का, ठीक, एक्सपेंस का ये अकाउंट है, मैक्सिमम यही हो सकता है इसके अंदर। शुरू में प्री पेमेंट, साल के एंड पे पेबल हो सकता है, शुरू में पेबल हो, साल के एंड पे प्री पेमेंट हो सकती है, मैक्सिमम यही होगा ना। तो हमें कौन सी फिगर चाहिए, हमें कैश फ्लो के लिए ये नहीं चाहिए, हमें कैश फ्लो के लिए ये फिगर चाहिए जब आप डायरेक्ट मेथड ले रहे हैं। तो यहां पर जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं जो पे होंगे वो आप यहां पे लिख देंगे कैश पेड टू एम्प्लॉइज, सही हो गया जनाब, और अदर सप्लायर्स माइनस हो गए। फिर जनाब आपके और भी खर्चे होते हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, उसके बारे में भी पेमेंट फिगर निकाल लें। अब अगर आप देखते हैं पी एंड एल में कोई और बाकी एक्सपेंसेस हैं और आप जाके देखते हैं कि उसके अगेंस्ट बैलेंस शीट में कोई है आपके पास अक्रूड और पेमेंट अमाउंट या प्री पेमेंट, तो हम कहते हैं नहीं है। इसका मतलब फिर जो फिगर पी एंड एल में आ रही है वही पेड फिगर, इसका मतलब यही होगा ना। अगर हम ये कहते हैं कि कोई एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में है और उसके अगेंस्ट हम कैश पे करते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं है, अमोर्टाइजेशन नहीं है, ऐसे ही है ना, उसके अगेंस्ट तो पेमेंट होती ही नहीं, लेकिन जो बाकी एक्सपेंस है उसके अगेंस्ट तो हो रही होती, ठीक हो गया। तो वो क्या करते हैं, हम देखते हैं जी पी एंड एल में फ्ला एक्सपेंस आ रहा है, जैसे यूटिलिटीज आ रही,
तो मैं जाकर नीचे देखता हूँ बैलेंस शीट के अंदर कि इज देयर एनी एक्रूड यूटिलिटीज एट द ईयर एंड और एट द स्टार्ट, तो जवाब मिलता है नहीं है। इज देयर एनी प्रीपेड यूटिलिटीज एट द स्टार्ट और एट द एंड, बैलेंस शीट में नहीं है। इसका मतलब है फिर जो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होगा यूटिलिटीज का वही पेड, सेम इज द पेड। तो मैं यहाँ पर कैश फ्लो में लिख दूंगा यूटिलिटीज पेड। ठीक हो गया जनाब, गॉट इट? सारी कैश पेमेंट हो रही है ना, तो फिर नहीं लिखेंगे यहाँ पे। किसमें देखें, अगर P&L में यूटिलिटीज है, एक्सपेंस तो हो गया वो, अब वो कहता है ये पेमेंट नहीं हुई, इसका मतलब फिर लाइबिलिटीज में होगी, होना चाहिए ना फिर लाइबिलिटीज में। हमारी जो अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि अगर एक्सपेंस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर और आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो P&L में अगर एक्सपेंस आ रहा है और उसकी पेमेंट नहीं हुई तो फिर वो जरूर बैलेंस शीट में पेएबल खड़ा होगा उसके अगेंस्ट। अगर आपने पेमेंट की है और एक्सपेंस नहीं हुआ तो उसका मतलब बैलेंस शीट में प्री पेमेंट स्टैंड कर रही होगी। लॉजिक की तो यही कह रही है ना हमें, समझ आ रही बात? ठीक, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट्स, कैश इनफ्लोज की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। अब आप देखें इसमें कोई अदर इनकम्स भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, P&L में होगा, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। यहां पर हम जरूर लिखते हैं, उसका इफेक्ट रिवर्स कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में लॉस ऑन नॉन करंट एसेट को हम क्या कर रहे होते हैं, रिवर्स कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने फिगर ही से शुरू ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से किया हुआ, और प्रॉफिट फिगर को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं एंड टू द कैश फिगर। समझ आ रही ना बात? तो दोनों के थीम में फर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट में फर्क है। इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और हम उस प्रॉफिट फिगर को कैश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हम उस फिगर पे जो अक्रूवल, प्रूडेंस और मैचिंग का इफेक्ट है उसके इफेक्ट को रिवर्स कर रहे होते हैं ताकि वही फिगर क्या बन जाए, कैश फिगर बन जाए। लेकिन यहां पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रेट अवे हम खुद से ले रहे हैं और वो है कैश फ्लो फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक, इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हो गया, फिर वो जनाब कोई इंपेयरमेंट लॉसेज हो गए, फिर डेप्रिसिएशन हो गई, उसका तो यहां पे क्वेश्चन ही नहीं ना बनता, क्योंकि उसके अगेंस्ट तो पेमेंट ही नहीं हो रही। कोई भी इंपेयरमेंट लॉस, ठीक, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस है, तो इंपेयरमेंट लॉस इधर आएगा, तो हम कहते हैं उसका डायरेक्ट मेथड में कोई काम नहीं बनता। डेप्रिसिएशन यहाँ आएगी, तो हम कहते हैं बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसके अगेंस्ट आउटफ्लो ऑफ कैश होता ही नहीं। लेकिन इसमें जरूर आ रहा होता, इसमें जरूर आता है। कहते हैं इसमें क्यों आता है? क्यों भाई इधर क्यों आता है इंपेयरमेंट लॉस और डेप्रिसिएशन? क्या एडजस्टमेंट? एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट, क्यों हम उसको ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन को? वहां इनडायरेक्ट मेथड में डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक होती है और डायरेक्ट मेथड में हम उसको लिखते तक नहीं है, क्या वजह? फिर वही बात, मैं तेन बार बार एक गल दस रहे, तेन बार बार एक गल दस रहे हैं, और वो ये है कि जब तुम इनडायरेक्ट मेथड से सवाल शुरू करते हो तो तुम्हारी स्टार्टिंग फिगर क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस फिगर को तुमने क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द कैश फिगर। इस लाइन को समझने की कोशिश करो भाई, ये क्या लाइन चल रही है, पूरा कॉन्सेप्ट इसके गिर्द घूमता है। ठीक, अब जब हम यहां पे ये कहते हैं कि इस फिगर से जब तुम इसको कन्वर्ट कर रहे हो इनटू द कैश फिगर, तो प्रीवियसली इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है, जिसके अगेंस्ट आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है, जिसके अगेंस्ट आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है। तो अगर तुम चाहो कि ये फिगर कैश फिगर बन जाए तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे ऐसे एक्सपेंसेस जिनके अगेंस्ट आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ और वो इस फिगर में से माइनस हैं, उनको अगर मैं ऐड बैक कर दूं तो ये फिगर कैश फिगर बनना शुरू हो जाएगी। देख, तू कहते ना इनडायरेक्ट मेथड आता है, यही तो मसला है, दिस इज द इश्यू। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था भाईजान याद ना कर लेना, ठीक है ना,
याद नहीं कर लेते, समझते हैं बात को। ਇਹ याद ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨदेह ਹੁੰਦਾ ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको हम रिवर्स बैक कर रहे होते हैं, उसको हम रिवर्स कर रहे होते हैं। आप यकीन करें ये जो समझ के पढ़ना है ना, ये इतना आसान काम है कि अगर वंस यू गेट द पॉइंट फिर जो मर्जी होता रहे, तुहानू पता होता है इंज ही चलना। हम लोगों का मसला पता क्या होता है, हम फॉर द टाइम इन शॉर्टकट के लिए ना, अच्छा इंज होता है, इंज हो गया हो गया हो गया, वो 3-4 सवाल किए वो याद हो गया। डेप्रीसीएशन भाईजान एड बैक करी दा, अमोर्टाइजेशन एड बैक हो जाती है। वो गवर्नमेंट ग्रांट की अमोर्टाइजेशन नहीं वो तो माइनस होंगी, कोई पता नहीं की है, याद किया जिसमें 2 का पढ़ा याद किया, बस यही मसला है ना हमारे साथ। अब वो जो इशू है ना, वो क्या होता है कि जब थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टोरी को हम बदलते हैं, ट्विस्ट आता है स्टोरी के अंदर, तो वो सारी मेमोराइजेशन दरी की दरी रह जाती है। ये मसला होता है। और हम लोग इतने नाइव होते हैं कि हमें ये लगता है कि मेमोराइजेशन का मतलब है समझ आ जाना। इन दोनों में फ़र्क होता है। जिन लोगों को समझ आई होती ना, उनको मेमोराइज कुछ नहीं होता। उनसे अगर आप उनकी मेमोरी टेस्ट करेंगे तो है कि यार मैंने याद नहीं, लेकिन जब उनके सामने सवाल आएगा दे विल डू लाइक दिस। सही है ना? ये टेक्निक है। मैं पहले दिन तो तंग तुझे फिर मेरे ना वही किया तब मैंने कहा था समझ नहीं है बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये शॉर्टकट वॉर्टकट थोड़ी देर लिए चलता है, बाद से फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, आप देखो बड़ी सादा सी बात है, तू आज भी समय तुझे सारी कैश फ्लो एकदम समझ आ जाएगी क्या बात हो। तंग तुम क्यों हो रहे हो? क्योंकि तू उसका बेसिक, उसकी नब्ज नहीं पकड़ा, तो उसकी बेसिक को पकड़ ही नहीं रहा, तो समझने की कोशिश नहीं कर, तो कह भाई याद कर लो याद कर लो यार। क्यों कर लो याद? 10 मिनट ला ना इस टॉपिक पे, सोच, अपने दिमाग को इस्तेमाल कर, देख एकदम ऐसे सेटिंग होगी बीच में, तू कहेगा उन कदरे नहीं जानता है टॉपिक। ठीक है ना, तुम उसकी बेसिक पकड़ नहीं रहे। दोबारा से देखो तुम क्या करें, इन दोनों में फर्क क्या है, कहां से पता चला तुम्हें फर्क क्यों है इन दोनों के अंदर? दोनों में फर्क उसकी स्टार्टिंग पॉइंट का है। हम जब कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, तो हम जिस फिगर को से शुरू करते हैं वो फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में गिवन। सही। अब हम जब इस फिगर को पकड़ के यहाँ पे अपनी कैश फ्लो की प्रिपरेशन में लाते हैं, तो हम कहते हैं यार ये सारी स्टोरी, ये सारा इनडायरेक्ट मेथड इस कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा है कि यार ये जो फिगर है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने ली है, ये फिगर भी फॉर द ईयर इनकम है या लॉस भी है, लेकिन इसमें और कैश में फर्क मैचिंग, अक्रूवल और प्रूडेंस का सारा फैक्ट है इसके अंदर। ठीक। अब फॉर एग्जांपल मैं जब कहता हूं इसमें से डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, सही है, जब मैंने कहा जी डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, क्यों कहा हमने कहा ये प्रीवियसली ये जो फिगर मैंने ली है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुई है, और जब मैं इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं इस फिगर को, तो कैश में से तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई, तो तुम इसको किसके साथ मैच कर रहे हो? कैश के साथ। तो जब कैश में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, इसमें से माइनस है, तो ये तो इनमें फर्क आ गया। अब इस फर्क को कैसे रिजॉल्व करें? डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो। समझ आ गई? अब जितने नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको तुम क्या करोगे? उनका जो मर्जी नाम हो, अगर वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी कि ऐसा एक्सपेंस जिसके अगेंस्ट आउटफ्लो ऑफ कैश होता ही नहीं है, तो उसको तुम क्या करोगे? ऐड बैक कर दोगे। हो गया। अब उसका नाम जो मर्जी हो, एक्सपेंस की नेचर समझी, नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड बैक होगा इनडायरेक्ट मेथड में। अगर नॉन कैश इनकम हो तो क्या करोगे? नॉन कैश इनकम को क्या करोगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि वो प्रीवियसली इस प्रॉफिट में ऐड हुई हुई है, कैश फ्लो में तो नहीं आई वो इनकम, तो क्या करें? माइनस कर दें। समझ आ रही बात? सारी गेम यहीं पे। अब ये दोनों नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम जो है वो डायरेक्ट मेथड में नहीं आते कहीं पे। अब ये क्यों नहीं आते, यहां पे क्यों नहीं आते? अब समझ आई ना बात? क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले रहे हैं? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। इसका मतलब अब हमने ये जो स्टेटमेंट बनाई है वो इस पूरी प्रॉफिट एंड लॉस के रिप्लेसमेंट में बनाई। समझ आ रही ना बात? हमारा पहला पॉइंट P&L में गया है सेल्स, तो हमने सेल्स की फिगर नहीं ली, हमने लिया कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर।
इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब इसमें से वो जो नॉन कैश एक्सपेंस वगैरह माइनस होंगे, नॉन कैश इनकम ऐड बैक होनी है, हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमने खुद ही कैश से ले लिया। अब हम सिर्फ वो चीजें लेंगे इसमें जिसके अगेंस्ट कैश का इन या आउट होता है, जैसे कैश पेड टू सप्लायर्स। अब ये फिगर निकालनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या है, यहां पे तो कॉस्ट ऑफ सेल लिखी हुई है, जिसमें परचेज का फैक्ट है, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का फैक्ट है, यही है ना कॉस्ट ऑफ सेल। हमें क्या चाहिए फिगर कि सप्लायर्स को पेमेंट कितने की। अब ये फिगर P&L में तो कहीं पे भी नहीं गिवन कि कितनी पेमेंट हुई है सप्लायर को। अब वो कैलकुलेट करने के लिए हम जाते हैं, पहले वर्किंग खोलते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स की वर्किंग जब खोलते हैं तो उसमें हमें ना परचेज पता है ना ये आएगी। जब तक हमारे पास परचेज नहीं आएगी तब तक हमारे पास ये फिगर नहीं आएगी। परचेज फाइंड करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल में चले जाते हैं। यहां से हमें मिलती है परचेज की बैलेंसिंग फिगर, उसको हम यहां से लेकर आते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में, एंड देन वी गेट हाउ मच इज पेड। ये आ गया यहाँ पे कैश पेड टू सप्लायर। फिर उसके बाद हमें इसी तरह बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सैलरीज होंगी या अदर यूटिलिटीज एक्सपेंस हैं जिनके अगेंस्ट कैश पेमेंट होती है, वो नॉन कैश एक्सपेंस नहीं होते, दे आर द एक्सपेंस बट देयर इज ए पेमेंट। लेकिन यहां पर जो फिगर होती है वो अक्रूवल बेसिस पे होती है, हमें चाहिए कैश बेसिस पे फिगर। तो हम वो हर एक्सपेंस का अकाउंट बना लें आप और ये फिगर निकालते जाए। ये P&L में गिवन है फिगर, ये अक्रूवल बेसिस पे है। प्री पेमेंट्स और अक्रूड का इफेक्ट उस पे से खत्म करें, ये आपके पास आ जाएगा कैश। सही हो गया। इस कैश फिगर को आपने यहाँ पे ले आना। इसी तरह अदर इनकम्स के बारे में भी है, जैसे मैं आपको बता रहा था। अब देखो इन दोनों में फर्क। अब दोनों से जब तुम यहाँ पे पहुंचोगे, आखिर पे हम कहाँ पे पहुंचते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये फिगर जो यहां पे आएगी और जो फिगर यहां पे आएगी वो दोनों सेम होंगी, दे शुड बी सेम। फिर इसके बाद कैश फ्लो वैसे ही शुरू हो जाएगी, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, और कैश फ्लो फ्रॉम अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड देन फाइनेंस, फिर बाकी सारी वही। समझ आ रही बात है? तो ये दिस इज द मेन डिफरेंस। ये अगर आपको समझ आ जाए तो डायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान हो जाता है, गोइंग टू बी वेरी इजी। हमें मुश्किल क्यों लग रहा होता है, क्योंकि हम उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को ही नहीं पकड़ रहे होते, याद कर रहे होते। याद है कैसी, कैसे समझती तुझे बात, तो बेसिक तू बता नहीं रहा मुझे। ठंड लग गई है, थोड़ी देर के लिए ठंड लग गई। नीचे लिखा होता है भाई, हाँ वो फिर मर्जी है आपकी उस वक्त, लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर लिख देते हैं यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ज्यादातर इनडायरेक्ट आता है। उसकी वजह है ना, ज्यादातर इनडायरेक्ट का फायदा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टूडेंट के दो कंसेप्ट साइमल्टेनियसली वो हो जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल रिवर्सल उसको समझ आ जाता है कि ये जैसे P&L को रिवर्स कर सकता है पूरा कि नहीं कर सकता। बेसिकली बैकवर्ड इंजीनियरिंग है ना ये सारी, कि प्रॉफिट फिगर से कैश फिगर पे जाना, इट्स रिवर्स इंजीनियरिंग। वो देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसमें तो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है, इसमें तो फॉरवर्ड वर्किंग है। नहीं साहब बात नहीं समझे, इसमें फॉरवर्ड वर्किंग है। आपने शुरू किया कैश फ्रॉम कस्टमर, नाउ इट्स अ फॉरवर्ड वर्किंग। पेमेंट टू सप्लायर, आप पेमेंट सप्लायर के अकाउंट से निकाल लेंगे, माइनस कर दी, सो इट्स अ फॉरवर्ड वर्किंग। दिस इज अ रिवर्स इंजीनियरिंग। अब आप रिवर्स कर रहे हैं, दैट इज द ट्रिकी पॉइंट ना। बच्चों को ये बात समझे बगैर याद हो जाता है, बेसिकली ये होता है, इसलिए उन्हें थोड़ी सी परेशानी रहती है। अब उन्हें ये पता नहीं होता कि वो पॉइंट जो इनडायरेक्ट मेथड है दैट इज एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली मोर ट्रिकी, ठीक है, क्योंकि उसमें आप रिवर्स कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब स्टूडेंट चूंकि याद कर चुके होते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड होगी, अमोर्टाइजेशन ऐड होगी, गवर्नमेंट ग्रांट की अमोर्टाइजेशन माइनस होगी, इम्पेयरमेंट लॉस ऐड हो जाएंगे। अब उन्हें पता नहीं हो रहा होता, लेकिन उन्हें याद जरूर हो जाता। अब चूंकि कैश फ्लो एग्जामिनर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 8-9 चीज़ें ही हैं जो पूछेगा वो। अब वो 8-9 चीज़ें याद हो गई होती। अब जब वो 7-8 सवाल हम कर लेते हैं तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो हमें 6-7वें सवाल पे लगता है कि ये तो आ गया, वो एक्चुअली याद हो गया होता,
क्योंकि हम उसको फोकस नहीं कर रहे होते बल्कि हम उसको याद कर रहे होते। तो मेरे नज़दीक हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ कि रिपोर्टिंग को अगर समझ लिया जाए, समझ के पढ़ा जाए, तो ये बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, क्योंकि चीज़ें समहाउ 5-6 ही हैं जो घूम रही होती हैं। अब यकीन करें टोटल स्टोरी जो है वो बस छोटी सी है जिसके गिर्द सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। पहले बस चीज़ को समझें आप, जब वो ट्रांजैक्शन, जब वो इवेंट समझ आ जाए तो उसने समहाउ बेसिक रूल्स के अंदर ही रहना। ठीक, मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ। अगर आप देखें कैश फ्लो कर रहे हो, तो मैंने आपको एक बड़ी ट्रिक बताई थी, वो मेरे ख्याल में ट्रिक आपने जला के कहीं फेंक दी है, वो अभी देखा ही नहीं आपने, शायद आज आपको वो ट्रिक समझ आ जाए। ठीक, आप जब कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफ, तीन ही डॉक्यूमेंट है ना, देखिए अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है जनाब जी, एसओएफपी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, और बाकी दो हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो वो एसओएफपी का इक्विटी सेक्शन की फर्दर डिटेल है, और नोट्स टू द अकाउंट किसी भी पॉइंट की डिटेल है। ऐसे ही है, इसका मतलब उन दो को तो आप जरा सेट असाइड कर दें। मेन डॉक्यूमेंट तीन चलते हैं। एक है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और एक है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। देखिए इन तीनों का इंटरेक्शन अगर आपको समझ आ जाए तो हर ट्रांजैक्शन समहाउ ऐसे ही चलती है। किसी भी गिवन ट्रांजैक्शन को आप ले लो, ठीक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ, सादा सी एग्जांपल से अगर हम शुरू करें कि ड्यूरिंग द ईयर हमने जो सैलरीज पे की, एक्सपेंस से आ रहा हूँ है जी, उसका नाम है जी सैलरीज, या मैं यहाँ पे लिख लूँ एक्सपेंस, इसमें आ गई सैलरीज। ठीक, अब तुमने बताना मुझे ड्यूरिंग द ईयर हमने सैलरीज पे की हैं तो 500, 500, ठीक, और मैं कहता हूँ जनाब साल के एंड पे सैलरीज पेएबल थी 30 की, सही हो गया। तो बैलेंस शीट में आ रहा होगा, किधर आ रहा होगा, लाइबिलिटीज में। एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना होगा, गलत हो गया ना, देखो यही तो मैं कह रहा हूँ तुम लोग। देखो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में 500 क्या हुई है, पेड। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में ईयर एंड पे सैलरीज पेएबल आ रही है कितने की, 30, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर 530 है। P&L में 530 आ रहा होगा, एम आई राइट? इसका मतलब है कि यहां पे आ रहा होगा 530 माइनस, डबल एंट्री क्या हुई, मैं कैश फ्लो के नीचे लिखा ना मेरी जान, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मींस 500 उधर आ रहा होगा। अब इसकी डबल एंट्री अगर बनाओ तो क्या बनेगी, बनाओ, मेक द डबल एंट्री। पास हो गई टोटल, ये जो मैंने तीन बातें लिखी हैं इसकी। फांसी ला दांगा मैं तो, उत्ते पक्खा लगा होंदा मैं। प्रॉफिट एंड लॉस 530 आएगा। हाँ, क्या डेबिट के क्रेडिट, सर ये क्रेडिट साइड है। एल 10 कम पै गया ना, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली डेबिट होगा एक्सपेंस। एक्सपेंस की जब क्लोजिंग होती है ईयर एंड पे, P&L क्या होता है, डेबिट, एक्सपेंस खुद क्रेडिट हो जाता है। प्रॉफिट को रिड्यूस करता है ना, ये प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। इसका मतलब इसकी एंट्री अगर मैं बनाऊं है, बनाया तो एंड ते जो P&L बनेगा तो उदों की होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा ना,
देखो अब तुम इसका टी अकाउंट बना देखो, रट्टा लगा हुआ है ना। यही तो मैं तुम लोगों को पहले भी डायग्नोज की थी, मैंने बात ये की थी, लेकिन तुझे क्या है कि नवा नवा जो टीचर है एम ही मोंगिया मार रहे, ठीक है ना। ये आई एम टू ओल्ड, 20 years रिपोर्टिंग जो है ना, आई जस्ट प्ले विद द पॉइंट्स। इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको लगता है यार ये नहीं गल हो रही, वो मैं 1-1.5 लाइन में बोल जाता हूँ और वो आपको मुझे लगता है आप समझ गए हैं, लेकिन आप कहते हैं जो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब देखिए सैलरीज जब आपने पेमेंट की होगी तो आपने क्या एंट्री की होगी, एब सैलरीज टू कैश। अब मैं ये एंट्री तो कर ही नहीं रहा, ये तो हो गई। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फिर आप ईयर एंड पे फिर एडजस्टमेंट पास करते हैं। आप एंट्री करते हैं सैलरीज पेएबल है, आप एंट्री करते हैं सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट, ये इधर आ गया। अब यहां पर इस फिगर्स को अगर मैं देखूं तो 500 की पेमेंट है, 30 की पेएबल है, इधर आप लिखोगे पी एंड एल, उन 10 एंट्री की हुई है। सर लिखा तो क्रेडिट साइड पे गया है ना, अब मैं तेरी टोपी ला के ना तेरे सैलरीज अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा गया है, तो पी एंड एल की होया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब अगर मैं यहां से एंट्री बनाऊं तो पी एंड एल कितने से डेबिट हो रहा है, 530 से। कैश फ्लो क्रेडिट हो रही है कितने से, 500 से। एसओएफपी क्रेडिट हो रही है 30 से। अब देखो ये एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 30 से क्रेडिट, समझ आई बात। अब अगर मैं तुम्हें कहूं इसे कैश फ्लो में देखो, तो हम देखते हैं कि कैश फ्लो के अंदर जो सैलरीज की रिस्पेक्ट में फिगर माइनस हुई है वो 530 है, और कैश में से जो फिगर माइनस हुई है वो 500 है। इसका मतलब प्रॉफिट और कैश में 30 का फर्क आ रहा है, 30 का फर्क आ रहा है ना, ऐसे ही है। अब देखो अगर प्रॉफिट फिगर और कैश फिगर सेम हो तो इसका मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जितना आपके पास प्रॉफिट है उतना ही कैश होना चाहिए, अगर कोई फर्क ना हो, ऐसे ही है ना। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट फिगर होती है वो कैश फिगर नहीं होती। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि प्रॉफिट पे एक्रूवल मैचिंग प्रूडेंस चल रही होती। सही हो गया। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि अब अगर मैं कैश फ्लो बना रहा हूं और मैं प्रॉफिट की फिगर से शुरू कर रहा हूं और मैं इस फिगर को कैश में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं देखता हूं कैश में से तो 500 माइनस है, प्रॉफिट में से 530 माइनस है, तो क्या करूं, तो मैं कहता इस 30 को अगर मैं प्रॉफिट में ऐड कर दूं तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे प्रॉफिट में से भी 500 ही माइनस, ये कैश फ्लो से कैश से मैच करना शुरू कर देगा, इट विल मैच विद द कैश, क्योंकि उसमें से 530 माइनस था, कैश में से 500 माइनस है, और मैं ये वाला मेथडोलॉजी कर रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं बिफोर वर्किंग कैपिटल मूवमेंट में इंक्रीज इन एक्सपेंस पेएबल, ठीक हो गया। कितने से इंक्रीज करके, 30 से, इसको ऐड बैक कर दो। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 530 माइनस 30 का एडिशन क्या बन गया, 500 माइनस, ऐसे ही जैसे कैश में से 500 माइनस हुआ, ऐसे ही होगा ना। अब आप देखें ये फिगर को अगर आप इसको आप समझें, अब देखें यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम, मैं यहां पे रेंटल इनकम। अब मैं एक इनकम फैमिली को डिस्कस करूं, तो एंट्री फड़नी है फिर, ठीक है, ध्यान से अलर्ट हो जाओ। रेंटल इनकम है, बिजनेस रेंट रिसीव करता है, कोई भी इनकम आ रही है, रिसीविंग हो रही है, ठीक। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आ रहा है 2000, ठीक, 2000 इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा है रेंट रिसीवेबल एट द ईयर एंड, कितना आ रहा है जनाब, कोई 500। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ रहा होगा, व्हाट इज इन द प्रॉफिट एंड लॉस, 1500 आएगा। हाँ जी मिस, 2500 आएगा। कैसे, तूने 1500 कैसे निकाला,
ये क्या है, ये इनकम है। ऐसे ऐसे कहते बोल रहे हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं मेरी जान, तू क्यों इंज कर। लॉजिक पे जाओ, लॉजिक पे जाओ, मेमोरी पे ना जाओ। जी सर। मैं बना रहा हूं दिमाग हाँ। में इतना काउंट बोल हाँ। पीछे से बोल पड़ा। बस गलत हो गया ना। हाँ जी भाईजान दसो, तुसी हुन दसो। सर ये दोनों क्रेडिट है नहीं सर 25 ही है। कैसे डबल एंट्री बनाओ। सर एसओएफपी जो है और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दोनों क्रेडिट साइड पे ऐड हो जाएंगे और पीएनएल जो है डेबिट साइड पे। तो पीएनएल सर उल्टा था फिर वही गल टू मच हो गई है ना। इनकम है ना भाई, रिसीवेबल है ना। हाँ। अब हम इसकी एंट्री क्या कर रहे होंगे, हम इसकी एंट्री कर रहे होंगे कैश फ्लो डेबिट, यानी कि कैश का इनफ्लो हो रहा है इनकम के अगेंस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में डेबिट है कितने का, 2000। एसओएफपी में डेबिट है, रिसीवेबल है, एसेट है 500 का। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम है क्रेडिट 2500 का। ठीक हो गया। अब अगर मैं कैश फ्लो बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं देखता हूं कि कैश में तो 2000 का एडिशन है इनफ्लो, प्रॉफिट में 2500 का क्रेडिट। तो कैश में तो इनफ्लो 2000 का है, पी एंड एंड में 2500 का क्रेडिट है। तो इस 500 के फर्क को कैसे करें, तो हम कहते हैं प्रॉफिट से चूंकि शुरू कर रहा हूं तो 500 माइनस कर देते हैं। 500 माइनस कर दूंगा तो ऐसे ही है जैसे प्रॉफिट में भी 2000 ही ऐड हुआ, कैश में भी 2000 ऐड हुआ, ऐसे ही है ना। अब जब मैं इधर आता हूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंक्रीज इन रिसीवेबल्स माइनस। तो मैंने आपको समझाया था कि इंक्रीज इन रिसीवेबल्स या इंक्रीज इन करंट एसेट्स एक ही फैमिली है ना। रिसीवेबल बिलोंग टू एन एसेट फैमिली। अगर रिसीवेबल में इंक्रीज आता है और कैश फ्लो बनाते हुए हम उसको माइनस करते हैं तो इसका मतलब है कोई भी करंट एसेट में जब इंक्रीज आएगा तो वो एक ही तरह बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर एक ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लिखते हैं मैं यहां पे लिख रहा हूं जहां अगेन वी हैव एन एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस का नाम है यूटिलिटीज। ठीक है, यूटिलिटीज। कैश फ्लो में आ रहा है जनाब, फॉर एग्जाम्पल इट इज 2500। ठीक हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा है प्रीपेड यूटिलिटीज। एट द ईयर एंड इट इज प्रीपेड यूटिलिटीज ऑफ ₹500। लो जी बताओ भी क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा। तो 3000 आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री बनाओ। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2500 से फाइनेंशियल पोजीशन कितनी से, 2500 से डेबिट होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं कैश, ये जो ऊपर लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। 2500 से डेबिट। हाँ जी क्यों, सही, यूटिलिटीज एक्सपेंस है ना। तो कैश फ्लो, तो कैश बढ़ेगा कि घटेगा, कम जो हो जाएगा तो कैश कम हो तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट साइड। बस इतनी सी बात है, सोचना ये होता है ना। कैश फ्लो क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्रेडिट होगी कितने से, 2500 से। 2500 से। आगे उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस है। टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो 2500 से क्रेडिट। अब आगे सर ये भी क्रेडिट साइड भी आएगा। अच्छा, यस सर। ये प्रीपेड यूटिलिटीज क्या होती हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर ये प्रीपेड हमने पहले दिया होता है। हाँ तो क्या बैलेंस शीट में आ रहा होता है ना, किस में आ रहा होता है, एसेट्स फैमिली में रिपोर्ट करते हैं या लायबिलिटीज में। सर ये एसेट्स में होता है। तो एसेट भी क्रेडिट होते हैं, नहीं एसेट डेबिट नहीं फाइनेंस। एसेट डेबिट। ऐसे इसका मतलब कि लॉजिकली सोचो तो हर चीज का जवाब हमारे अंदर ही होता है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, यही साबित करना चाह रहा था मैं कि चीजें सारी अंदर होती हैं,
हम लोग अपनी एनालिटिकल स्किल को इग्निशन ही नहीं देते, हमें आदत पड़ी होती है मेमोराइजेशन पे रिलाय करने, ऐसे सोचना बस सही है क्या तरीका, क्योंकि बचपन से टीका ये लगा होता है। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिख देंगे, प्रीपेड यूटिलिटीज, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेबिट होगी, कितने से, 500 से। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट होगा कितने से, 2000 से। याद क्यों, सही कह रहे हैं। पहली बारी में वो उसने ना इसको तुक्का मारा है, उसने कहा पहले 2 में ऐड हो रहा हूं, तीसरे में माइनस कर दी। इतनी बात स्टेट, चलो ये तुक्का लगाया, समझ आ गई अब तुम्हें। यस सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2000 से डेबिट। ठीक, अब इसका मतलब अगर मैं कैश फ्लो बना रहा हूं तो स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में से 2000 डिडक्ट हुआ है, कैश फ्लो, कैश में से कितना डिडक्ट हुआ है, 2500, तो प्रॉफिट में से 2000 माइनस है, कैश में से 2500 माइनस है, तो दोनों को मिलाना चाहे तो क्या करें, प्रॉफिट में से 500 और माइनस कर दें, वो भी 2500 माइनस हो जाएगा। इसलिए अगर आप देखें कि जब एसेट्स में इंक्रीज आता है तो चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो चाहे वो एक्सपेंस से रिलेटेड हो, हमेशा एसेट्स में इंक्रीज, कैश फ्लो में जब हम इसको डील कर रहे होते हैं तो इंक्रीज इन एसेट्स माइनस हो जाता है। अब मैंने आपको समझाया था अगर इंक्रीज माइनस होता है तो बाकी 3 चीजें आप याद कर लो, डिक्रीज फिर ऐड होता होगा, डिक्रीज जो है वो ऐड होता होगा। ठीक, और इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्या होती होंगी, अगर एसेट्स का इंक्रीज माइनस होता है तो लायबिलिटी का इंक्रीज ऐड होता होगा, और डिक्रीज क्या होता होगा। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कंपैरिजन, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अब देखें जब मैं यहाँ पे फिगर लिखता हूँ 500, लुक एट दिस, प्रीपेड यूटिलिटीज 500। अब देखें मैं अगर यहाँ पे यूटिलिटी अकाउंट बनाऊं तो मैं कहता हूँ जनाब प्रीपेड यूटिलिटी जो थी साल के शुरू में 1000 थी और साल के एंड पे प्री पेमेंट जो है वो 1500 थी, इसका मतलब 500 का इंक्रीज आ गया। 1000 से बैलेंस शीट पहले ही डेबिट थी, अब आपने उसको कितने से डेबिट करना है, 1500 से, तो 500 का और डेबिट दोगे ना, इसको 1500 का हो जाएगा। इसका मतलब ये यही इसी चीज को मैं यहाँ अकाउंट में से लेके आ, इसका मतलब ये जो मूवमेंट होती है ये ओपनिंग और क्लोजिंग का आपस में कंपैरिजन होता है। चूंकि अगर आप गौर करें जब आप इसको ओपनिंग बैलेंस को देखते हैं और इस क्लोजिंग को देखते हैं तो 1000 से कैंसिल हो जाता है, नेट इफेक्ट कितना आ रहा होता है इस साल पे, 500 का इफेक्ट आ रहा होता है, टोटल इफेक्ट 500 का आ रहा होता है ना। 1000 आप डेबिट पे लिखते हैं, 1500 आप क्रेडिट पे लिखें, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आप लेंगे उस पर कितने का इफेक्ट आएगा, 500 का आएगा। इसलिए हम मूवमेंट का इफेक्ट लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसलिए ऊपर जब मैं आपको ये समझाता हूं तो ये इस तरह से है जो मूवमेंट आप ले रहे हो। ठीक, तो पहली बात जो आप कैश फ्लो पे याद रखें, दैट इज जस्ट रिमेंबर द वन थिंग कि इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब मार्केट में बच्चे जो होते हैं ना वो एक कॉन्सेप्ट ये यही चल रहा होता है, वो यार इनडायरेक्ट तो आ गया, डायरेक्ट नहीं आता। सारे एक पाकिस्तानी कौम का मसला है ना, बेड़ चाल चल चल सारे कोई गल कह रहे हो, ओ यार डायरेक्ट नहीं आता यार। अच्छा आप कभी ट्राई नहीं किया का, लोग ही कही जा रहे हैं, आप भी वही कही जा रहे हैं। अब आ जाएगा घर जाके 2% करेंगे ना, आ जाए थोड़ा सा आपने ट्राई मार दिया। ठीक, और मेरे ख्याल में डायरेक्ट मेथड इज फार इजियर देन द इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट वैसे ही स्किप हो जाती, ना आपको डेप्रिसिएशन की टेंशन रह जाती है, ना आपको अमोर्टाइजेशन की टेंशन रह जाती है, ना इम्पेयरमेंट लॉसेस की टेंशन रह जाती है, ना मूवमेंट इन फ्लाटिंग की मूवमेंट रही, और सबसे बड़ी टेंशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो भी नहीं चाहिए होता। सही हो गया। तो इसलिए हम लोग चूंकि ट्राई नहीं करते इसलिए हमें लगता है ये मुश्किल, हालांकि ये रिलेटिवली कंपैरेटिवली उससे आसान होता। अच्छा सर, जब मैंने रिटर्न वाला स्टार्ट किया था ना इसका, तो प्रॉफिट ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे समझ ही नहीं आई कि किधर से आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है, अगर P&L गिवन ना हो तो फिर कहां से आएगा, ना भी बड़ा पॉइंट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन ही ना हो क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ बैलेंस शीट गिवन हो और आपने कैश फ्लो बनानी है, तो ये प्रॉफिट कहां से आएगा।
खेल रहे हैं, तो ये कह रहा है खेल नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ताकि तुम्हारे जेहन में पॉइंट रिटेन रह सके। पहले सवाल होना चाहिए। नॉलेज रिटेन करने का, इल्म रिटेन करने का जो सबसे बेहतरीन कुलिया होता है वो ये होता है कि पहले क्वेश्चन रेज हो ब्रेन के अंदर। क्वेश्चन रेज होगा, फिर जब उसका जवाब ब्रेन में मिलेगा तो फिर वो रिटेन होगा। बगैर क्वेश्चन रेज किए जितना इल्म आपके अंदर फेंका जाएगा वो वेस्ट है, क्योंकि उसके लिए कोई बांध ही नहीं है। क्वेश्चन जो होता है जहन के अंदर, जो सवाल होता है, वो आपके इल्म पे का बंद होता है, आपके अंदर जुस्तजू पैदा करता है ना, ये है क्या। सवाल जब तक नहीं होगा तब तक नॉलेज नहीं आएगा। तो अगर आप बगैर सवाल, आपके जहन में सवाल भी नहीं और आपको बम्बारमेंट की जाए, तो वो अंदर चाहे जाए लेकिन वो अंदर से होकर कहीं आगे निकल जाएगी। वो सवाल ही नहीं था, आपको चाहिए ही नहीं था वो नॉलेज, बिकॉज देयर वाज नो क्वेश्चन इन योर ब्रेन। ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन। बड़ी मशहूर कहावत है दैट द क्वेश्चन इज द हाफ नॉलेज। सुना होगा ये कहावत, ये कहावत नहीं सुनी? अगर मुझे पापा कहते थे बचपन में सवाल पूछा करो। हाँ, वो तुम्हें विजडम दे रहे थे। दैट वाज द अपनी गाड़ी में जा रहे होते कहते सवाल पूछा करो। क्यों कहते थे, क्यों कहते थे वो, वाई? सवाल, क्वेश्चन इज अ हाफ नॉलेज। ब्रेन चलता ही तब है, जवाब हासिल करने से नहीं ब्रेन चलता, सवाल रेज करने से ब्रेन चलता। क्वेश्चन जब ब्रेन रेज करता है तो इसका मतलब है आधी बात तो वो पहले ही समझ चुका है, तो उसके जेहन में क्वेश्चन आया ना। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन इज द हाफ नॉलेज। तो जब तक आपके जेहन में क्वेश्चन नहीं रेज होगा, इसलिए जब मैं पूछता हूं कि अच्छा बताओ, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे जेहन में क्वेश्चन फीड कर रहा हूं, क्योंकि ये जब फीड होगा और फिर जब मैं जवाब दूंगा तो ये रिटेन होगा। तो तुम्हारे जेहन में तो ये क्वेश्चन नहीं था ना, अब मैंने पहले वो क्वेश्चन फीड किया कि जनाब अच्छा अगर पहला प्रॉफिट एंड लॉस ना हो और कैश फ्लो बनानी हो तो प्रॉफिट कहां से आएगा। हो गया क्वेश्चन फीड, उन जेहन चलना शुरू हो गया। अब वो ढूंढ रहा है कहां पे होगा, चलो ढूंढो अब कहां पे है। वह सोचने दो उसको, भाई बताता है कि नहीं। मतलब हमने ये शुरू करना है इंटरेक्ट मेथड, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में गए तो पता चला वो तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है पी एंड एल। अब प्रॉफिट की फिगर कहां से ले? ये वाला करेंगे ना, सेल सारा प्रोसीजर करेंगे। करना इंटरेक्ट मेथड यूज। इनडायरेक्ट नहीं, हम लोग कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करना है ना, तो हम लोग पहले सेल्स देखेंगे। किधर है सेल, गिवन ही नहीं। मैं कह रहा हूँ पी एंड एल है ही नहीं। देख लेंगे ना, इन्वेंटरी देख लेंगे। कौन सी इन्वेंट्री? सर वो जितना हमारे पास इन्वेंटरी पड़ा होगा प्रीवियस, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, इन्वेंट्री का की ताल्लुक है दिन, सर तो जितनी बेची होगी उतनी कम होगी, प्रॉफिट आ जाएगा वहां से। नहीं उससे वो आ जाएगी क्या? इन्वेंटरी रिमेनिंग आ जाएगी। और ना की करेंगे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, ये जो नहीं है जवाब। अब अभी देखना, अभी जब मैं बताऊंगा ना तो कहना ओ अल्लाह सर ये तो मुझे पता था, दिस इज मेमोराइज। अभी जब मैं बताऊंगा सर ये तो मुझे आता था, अब वो आता नहीं था, वो याद था। ठीक है ना। हम कहां से लेंगे प्रॉफिट? अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो रिटेन्ड अर्निंग के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दें, रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे। ठीक, रिटेन्ड अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे क्रेडिट साइड पे और ओपनिंग बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे डेबिट साइड पे। अब जो दोनों का फर्क आएगा आपने स्टार्ट में बताया था, तो वो क्या आएगा जी? प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसमें डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड बैक करते हैं, प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड। टैक्स फॉर द ईयर ऐड बैक करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सवाल हमने क्लास में कई दफा किया है। तो पी एंड एल अगर गिवन ना हो तो प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में से निकलता है, यहाँ कैपिटल अकाउंट में से निकलता है, इक्विटी के अकाउंट, क्योंकि इंक्रीज इन इक्विटी इज द प्रॉफिट। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बचपन में पढ़ा था अकाउंटिंग पढ़ते हुए कि इनकम क्या होती है। तो हमने कहा था इंक्रीज इन नेट एसेट। अगर नेट एसेट्स बढ़ जाए बिजनेस के ओवर द ईयर और वो ओनर ने कंट्रीब्यूट ना किए हों तो वो इनकम होती है। यानी कि ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस ले लें आप, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है ओपनिंग कैपिटल से ओनर का,
तो इसका मतलब बिजनेस ने कमा के दिया। अब अगर उसने ड्राइंग्स की हैं तो वो उसमें ऐड बैक कर दे, क्योंकि वो भी बिजनेस ने कमा के दी थी। और अगर उसने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है तो वो माइनस कर दें, चूंकि वो बिजनेस ने कमा के नहीं दिया। तो अब आपके पास फिगर क्या आ जाएगी? प्रॉफिट फिगर आ जाएगी। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट की मूवमेंट में से ले लेते हैं, यहाँ रिटेन अर्निंग के मूवमेंट में से ले लेते हैं। अगर कंपनी अकाउंट्स बन रहे हैं तो रिटेन अर्निंग इज द प्रॉपर अकाउंट जहाँ से आप प्रॉफिट की फिगर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्यों है पाइन था वेट कर रहे थे, खत्म हो गया टाइम। ले जना ये जनाब, अब आप घर जाके आज ट्राई कीजिएगा रीसेंट अटेम्प्ट का पास्ट पेपर सितंबर 2021। मैंने आज वैसे वही कराना था, मेरा प्लान वही था कि मैं वो सवाल कराऊंगा। तो अभी आप घर जाके उसको ट्राई कीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, छोटा सा शॉर्ट सा है और 16-17 नंबर का सवाल था, मैं पढ़ रहा था ऐसे ही 16 नंबर का सवाल, बड़ा अच्छा सवाल। और इसी पेपर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट भी बड़ा सवाल भी बड़ा अच्छा है। वो दोनों मैंने आज प्लान था मेरा कि मैं वो कराऊंगा, लेकिन वो कहाँ से कहाँ चली गई। तो कल इंशाल्लाह आप लोग जो है ये सवाल आज जाके ट्राई कीजिएगा कैश फ्लो का। कल हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बात करेंगे। ठीक हो गया जनाब? ओके जनाब, थैंक यू।